हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ रहे हैं 12th का फिजिक्स। 12th फिजिक्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। कंपैरिजन ऑफ progressive wave and stationary waves। ठीक है, तो इनके बीच में कंपैरिजन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, इन अ प्रोग्रेसिव वेव डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अदर विद द डेफिनाइट वेलोसिटी। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, डिस्टर्बेंस इन अ, लिखो साथ में, इन अ प्रोग्रेसिव वेव डिस्टर्बेंस travels from one region to other with definite velocity, ठीक है। बट इन स्टेशनरी वेव डिस्टर्बेंस रिमेन इन द सेम रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 0। ठीक है ना। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ना। डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, समझा ना। डिस्टर्बेंस होगा, जैसे वेव क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे तूने पत्थर मारा तो वेव ऐसे क्रिएट होता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह फॉर्म होता है। या वेव आगे मूव करता है ऐसे, बराबर है। लेकिन स्टेशनरी वेव में वो अस्थिर होता है। नेक्स्ट लिखो, इन अ स्टेशनरी वेव डिस्टर्बेंस remains in the region where it is produced, velocity of wave is 0। दूसरा में क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। In a progressive wave, amplitude of all the particles are same, but in stationary wave, amplitude of the particles are different। तो प्रोग्रेसिव वेव में देखो, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा जी, समझा। नेक्स्ट लिखो, इन प्रोग्रेसिव वेव amplitudes of all particles are same in a stationary wave disturbance remains in the region, बता दिया। ठीक है, इन a progressive wave amplitude of the particles are same, progressive wave amplitude सेम होता है, बट स्टेशनरी वेव में क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट इन स्टेशनरी waves amplitudes of particles are different, amplitudes of particles are different। थर्ड पॉइंट देखो, in a stationary wave all the particles cross their mean position simultaneously, but in progressive wave this doesn't happen। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मूव करता है ये स्टेशनरी वेव मीन पोजीशन से। इन अ स्टेशनरी वेव ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग while
all particles in a stationary wave, all particles cross their mean position. यहाँ पे थोड़ा सा ना modify कर लो. All particles cross their mean position. All particles are cross their mean positions simultaneously. ठीक है, but in a progressive wave this does not happen. हो गया लिख के, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ वाला. फोर्थ में क्या, इन प्रोग्रेसिव वेव ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग व्हाइल इन स्टेशनरी वेव एट द पोजीशन ऑफ नोड दे आर एट रेस्ट. ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में सब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना. इन अ प्रोग्रेसिव waves all particles are moving while in stationary waves particles at the position of nodes are always rest. Energy is transferred from one region to another in a progressive wave. ठीक है, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. Energy is transmitted from one region to another in progressive wave. In a progressive waves, but in stationary wave there is no transfer of energy. There is no transfer of energy. ठीक है. नेक्स्ट देखो, all particles between two consecutive nodes are moving in the same direction. ठीक है, nodes मतलब consecutive ऐसे मूव करेगा. ये जो मीन पोजीशन होता है जहाँ पे टच करता है एक्स एक्सिस, उसको नोड बोलते हैं ना. ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटिव वाला क्या होगा, सेम पेज में मूव कर रहा है विद द सेम डायरेक्शन. लिख लो, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव nodes are moving. Nodes are moving in same direction and are in same page. While those in adjacent
loops are moving in opposite direction. In opposite direction and deeper by 180 degree. Deeper by 180 degree. ठीक है. बट 180 डिग्री प्रीफर किसमें होता है? स्टेशनरी वेव में. इन स्टेशनरी waves, but in progressive wave phase of adjacent particle are different. But in progressive wave phases of adjacent particles are different. चलो ये लिख लो फिर हम लोग. ठीक है. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन. ठीक है, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, बराबर है. तो इसमें क्या बोलता है जी, इसमें नया टॉपिक क्या है आपका? तो देखो, फ्रीक्वेंसी एट एन ऑब्जेक्ट टेंड टू वाइब्रेट व्हेन हीट. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम हीट करते हो तो क्या करता है? वो वाइब्रेट करने की कोशिश करता है. ठीक है ना. कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम हीट करोगे तो क्या करेगा? वो वाइब्रेट करता है, बराबर है. तो प्लग्ड और समवेयर डिस्टर्ब इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम हीट करोगे, ठीक है, तो एक मिनट पॉज करो. ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछेगा आपको कोई, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आयरन का रॉड है, इसको तुम हीट कर रहे हो, ठीक है ना. तो हीट करोगे तो ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन डिस्टर्ब होगा, उसमें क्रिएट होगा. ठीक है, तो वो हीट करके भी तुम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो या प्लग करके. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे तुम टाइट किए हो, इसको तुम प्लग कर रहे हो F फोर्स से, ठीक है, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा या डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बराबर ना. फिर देखो नेक्स्ट क्या है? इन दिस वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड फोर्स. ये आउटसाइड फोर्स के वैल्यू उस पे नहीं काउंट करेंगे. ठीक है, सिर्फ क्या काउंट करेंगे? जो तुम फोर्स अप्लाई की हो नेचुरली. ठीक है ना, तुम्हारा जो मैकेनिकल फोर्स का वैल्यू जो क्रिएट करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, तो ये डिफिनेशन लिखना नेचुरल फ्रीक्वेंसी का. नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सिंपल पेंडुलम इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज इट परफॉर्म फ्री वाइब्रेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो ये मैं पहले भी बताया था. मान लो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी n से. ठीक है, तो ये भी फ्री वाइब्रेशन इसको बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली व्हेन अ स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज प्लग्ड एट पॉइंट इट परफॉर्म्स द फ्री वाइब्रेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, आपका गिटार है, उसमें एक स्ट्रिंग होता है, उसको तुम ऐसे प्लग करते हो तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन से. यहाँ तक क्लियर है? तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हो गया. तो सिंपल है, कोई पेन है तो इसको अगर मैं ऐसे स्ट्रक करूंगा तो इसके अंदर भी वाइब्रेशन क्रिएट होगा, पेंडुलम के अंदर होगा, स्ट्रिंग के अंदर होगा. तो ये तीन ऑब्जेक्ट्स के अंदर तुम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो या अपना फोर्स, तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करता है. ये समझा? नेक्स्ट देखो, फ्री वाइब्रेशन में क्या? बॉडी एट फर्स्ट इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. तो फ्री वाइब्रेशन में क्या? इनिशियल डिस्टर्बेंस उसको देते हैं. इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ तक था, तो इसको प्लग किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया या डिस्टेंस बढ़ गया. ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना. ठीक है, तो देखो इन फ्री वाइब्रेशन बॉडी एट फर्स्ट इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज देन ड्रॉन. बाद में फोर्स अप्लाई करना हटा देते हैं. द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड कंटिन्यू टू मोशन इट्स ऑन. नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी फर्दर कीप इन मोशन. ठीक है, तो इसको हम लोग फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं. फ्री वाइब्रेशन मतलब
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, फिर वो अपने आप मूव कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो फ्री वाइब्रेशन मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। फ्री वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम मींस दैट सिस्टम वाइब्रेट एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। जैसे मेरा नेचुरल बिहेवियर है तो उसको हम लोग फ्री वाइब्रेशन बोलेंगे या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन अ बॉडी कंटिन्यूअसली लूजेज एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, जैसे फ्री वाइब्रेशन, जैसे मैं सुबह से आके मान लो पढ़ा रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो मेरा एनर्जी कम होगा, तो शाम को सबसे कम एनर्जी होगा ना, तो उसको बोलता है कि अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होगा, मेरा स्पीड कम होगा ना, उसी तरह से साउंड का भी स्पीड कम होगा, फ्री वाइब्रेशन का भी कम होगा। ठीक है, ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा ऑफ द बॉडी इवेंचुअली स्टॉप एंड कम टू रेस्ट। तो देखो, अगर मैं वेव क्रिएट करूं तो ये क्या बोलता है, ड्यू टू सराउंडिंग और मीडियम, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। स्टार्टिंग में इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो देखो ये डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू इसका एम्पलीट्यूड का, समझा। देखो यहाँ पे इसका मैक्सिमम मान लीजिए एम्पलीट्यूड है 10 मीटर, फिर धीरे धीरे कितना हो गया 5 मीटर हो गया, बराबर है, फिर एकदम जीरो ही हो गया ये। तो ये ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सराउंडिंग हो गया। यहाँ क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट में क्या है जी, देखो, वाइब्रेशन इन अ ड्रिल मशीन इन अ वॉशिंग मशीन आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो उसमें आवाज आता है ना, घर 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 मोटर का। ठीक है, तो वो तुम्हारा फोर्स वाइब्रेशन है, उसको रोटेट नहीं करना, फिर भी तुम एक्सटर्नल एनर्जी देके क्या कर रहे हो, उसको रोटेट करा रहे हैं ना हम लोग। Also the vibration produced in the tabletop due to turning fork of two different frequency are at their forced vibration due to two string of different frequency। ठीक है, अगर गिटार है तुम एक्सटर्नल फोर्स देके इसको बजा रहे हो, ठीक है ना, छोड़ दोगे बजाना तो रेस्ट पे आ जाएगा ना, जीरो पे आ जाएगा, तो उसको भी फोर्स वाइब्रेशन ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखो, फोर्स वाइब्रेशन का अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी whose natural period is different from the period of force। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा, फोर्स का डिफरेंट होगा नेचुरल फोर्स से। A body is made of to vibrate with a frequency equal to that of the impressed force। ठीक है, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के बराबर है। जितना तुम अच्छा फोर्स अप्लाई करोगे उतना स्ट्रॉन्ग एम्पलीट्यूड आएगा, ज्यादा वैल्यू आएगा उसका। ठीक है, तो देखो लिखा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फोर्स वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं माइनस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फोर्स है, वो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो। होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, देखो, इफ डिफरेंस इज स्मॉल द एम्पलीट्यूड फोर्स वाइब्रेशन इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा ना, लार्ज होगा। इफ फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच दिस टर्म एज रेजोनेंस। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसको मैं एफआर से रिप्रेजेंट करूंगा, ये अपॉन एफ इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। तो जब मैच करेगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स और नेचुरल फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, बराबर ना। और उस टाइम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन कॉज अनदर फ्रीक्वेंसी टू वाइब्रेट। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी
कैन कॉज अनदर फ्रीक्वेंसी टू वाइब्रेट। ठीक है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है अनदर ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट देखो, सेकंड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट मैच। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके बाजू में दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो वाइब्रेट करना चालू कर देता है। ठीक है ना, उसका अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है वी हैव सीन दैट एग्जांपल ऑफ टू सिंपल पेंडुलम सपोर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग इन अ प्रीवियस चैप्टर। ठीक है ना, दो पेंडुलम्स के बारे में पढ़े थे। सेकंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू अंडरगो द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, एक वाइब्रेट कर रहा है, दूसरे को उसके अनुसार वाइब्रेट करा रहा है, तो उसको हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं ना उसको। A string or air column can also undergo forced vibration if the frequency of external force of sound is close to the natural frequency of the system। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा तो वो आपका वाइब्रेट करना चालू करेगा, उसको स्ट्रिंग और एयर कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हम लोग पढ़ेंगे अभी रेजोनेंस कैसे फॉर्म होता है और ओवर स्ट्रिंग। तो हार्मोनिक्स मतलब क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तब। जैसे देखो, व्हेन अ स्ट्रिंग और एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय सम मींस द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंड एंड स्टेशनरी वेव कैन फॉर्म। ठीक है, जैसे देखो ये आपका यहाँ पे क्लोज फॉर्म है, ये आपका ओपन है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये स्ट्राइक करके ऐसे जा रहा है तो रिफ्लेक्ट बैक ऐसे आएगा, बराबर बराबर है ना। तो यही बोल रहा है द इम्पोर्टेंट कंडीशन टू फॉर्म स्टेशनरी वेव डिपेंड ऑन द बाउंड्री। तो स्टेशनरी वेव किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाउंड्री के ऊपर। वो क्लोज बाउंड्री है या ओपन बाउंड्री, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो इसी का। कंडीशन दैट कंस्ट्रेंट इज पॉसिबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। तो उससे हम लोग बता सकते हैं ना कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो रहा है या फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा ना, समझा। नेक्स्ट देखो, इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इंटर कर रहा है तो बाहर में नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही बाहर आएगा। ठीक है, द मिनिमम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, बराबर है। द नेक्स्ट देखो, द कॉरेस्पॉन्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड द फंडामेंटल और फंडामेंटल नोट। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल नोट। द टर्म ओवरटोन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हायर फ्रीक्वेंसी। टोन का मतलब क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रही हो, तो आवाज बढ़ जाएगा ना इस क्लास का, तो उसको हायर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, समझा। दोनों ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी आपस में ऐड हो जाएगा। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। जैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ तो उसको फंडामेंटल बोल रहे हैं, दो लोग बोलेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे उसको, समझा ना। तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड, लाइक सो ऑन, समझा ना। तीन लोग और बोलेंगे तो सेकंड हार्मोनिक, चार लोग बोलेंगे तो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन। ठीक है, द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर ओवरटोन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक का बोलते हैं, जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, तुम भी गा रही हो, तो दोनों का अगर आवाज मैच कर रहा है और अच्छा मेलोडी सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हार्मोनिक बोलेंगे, समझा ना। मैच करना, जैसे कोरस गाता है ना पीछे से, सिंगर के पीछे से, तो क्या करता है, मैच करने की कोशिश करता है, तो उसको हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इन स्ट्रिंग और एयर कॉलम फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये तो बता दिया ना, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, इसके साथ मैच करेगा, 1 2 3 4 5 रहेगा। हेंस दे आर टर्म्ड एज हार्मोनिक, बट ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड। ठीक है, किसी किसी का आवाज बेसुरा होता है ना, तो मैच नहीं करता, तो वही बोल रहा है किसी किसी का मैच नहीं करेगा जी। Overtones are only those multiple of fundamental frequency which are actually present in a given sound. Harmonics may or may not be present in the sound produced. ठीक है, हार्मोनिक रहेगा तो प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। पॉज करो।
पोजीशन देखो हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है इन करेक्शन। तो देखो when an air column vibrate either in pipe closed at one end or open at both end, ठीक है। तो पाइप मान लो ये आपका पाइप है, ये इसका वन एंड क्लोज है, वन एंड क्लोज है, और दूसरा पाइप क्या हो सकता है, बोथ साइड ओपन हो सकता है, ऊपर वाला भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है, बोथ एंड ओपन। यहाँ पे क्या है, वन एंड क्लोज, वन एंड ओपन, ठीक है। तो इसको हम लोग एंड करेक्शन में अप्लाई करेंगे। देखो व्हेन एन एयर कॉलम वाइब्रेट आइदर इन पर वन एंड क्लोज और बोथ ओपन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन डिमांड्स देयर इज अ ऑलवेज एन एंटी नोड एट द ओपन एंड। तो हमेशा तुम याद रखना, जहां पे ये ओपन होगा ना वहां पे क्या बनाएगा, एंटी नोड बनाएगा, और जहां पे क्लोज होगा वहां पे क्या बनाएगा, नोड। तो इसमें दोनों में ओपन है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड, यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड। ये समझा। नेक्स्ट देखो, सिंस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर कंपैरेटिवली एंड नोड एट द क्लोज एंड, ठीक है, तो क्लोज एंड पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। सिंस देयर इज हार्डली एनी फ्रीडम फॉर द पार्टिकल टू मूव, क्योंकि क्लोज एंड पे क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं करेगा ना, इसके कारण वहां पे क्या फॉर्म करता है, नोड। तो देखो एंटी नोड इज नोड फॉर्म एग्जैक्टली ऑफ द ओपन एंड बट इट इज स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड, ठीक है, इसीलिए हम लोग एंड करेक्शन अप्लाई करना है। एंटी नोड एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं होगा जी, यहाँ पे कहाँ पे होगा, थोड़ा सा आगे, ठीक है ना, एंटी नोड फॉर्म होगा। जैसे ओपन रहेगा ना तो हमेशा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, एंटी नोड इज नोट फॉर्म एग्जैक्टली बट इट इज स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड, is more free to vibrate in a comparison to air inside the pipe. Air particles in the plane of the open end are not free to move in all direction. Reflection take place at the plane of the smaller distance outside the pipe. ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्शन भी होता है पाइप के अंदर, तभी तो मूव करता है ना जी, ऐसे आएगा फिर ऐसे फॉर्म होगा, बराबर ना। तो ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, देखो डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड पोजीशन एंड एंटी नोड इज कॉल्ड एंड करेक्शन। समझा। तो एंड करेक्शन क्या होता है, ये आपका ओपन है ना, तो ये इसका मार्किंग तो यहाँ पे है ना जी, लेकिन एंटी नोड कहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एंड करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू रेनॉल्ड्स द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इन करेक्शन एंड इज कॉल्ड एज E is equal to 0.3 D है। D is the inner diameter of the pipe, ठीक है। D क्या है, inner diameter of the pipe है। inner diameter क्या होता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस को बोलते हैं, समझा ना। तो ये कितना है आपका, E is equal to 0.3 D फर्स्ट के लिए, ठीक है। Thus the length L of air column is different from the length of the pipe, ठीक है। तो ये जो लेंथ है कैपिटल L और स्मॉल एल, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, समझा ना, ड्यू टू एंड करेक्शन। चलो यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे का बताता हूँ, ये वाला भी बता ही देता हूँ, फिर जान दो। फिर देखो, फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड, अगर आपका पाइप ऐसा है, एक साइड क्लोज है, दूसरे साइड ओपन है, तो उसको एंड करेक्शन क्या आएगा, एल प्लस ई आएगा। फर्स्ट करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम एल प्लस एंड करेक्शन ई। फॉर द पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो बोथ एंड रहेगा तो दो बार करेक्ट करना पड़ेगा ना, तो एल प्लस 2 ई आएगा, ठीक है। तो ये लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बताता हूँ। चलो यहाँ से लिखो एंड करेक्शन। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी, क्या बोलता है कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है। तो एक साइड में क्या है जी आपका, क्लोज है, तो इसमें जो वाइब्रेशन होगा उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। कंसीडर अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब क्लोज एट वन एंड, इट कंसिस्ट ऑफ एयर कॉलम विद द रिजिड बाउंड्री एट वन एंड। तो इसको रिजिड बाउंड्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, ठीक है ना।
When a vibrating tuning fork is held near the open end of the closed pipe, the sound vibrates sent by the fork inside the tube. तो यहाँ क्या बोलता है कि यहाँ से अगर मैं fork को वाइब्रेट करूँगा तो यहाँ से वेव ऐसे जाएगा, बराबर ना, जाएगा कि नहीं जाएगा जी? फिर longitudinal wave traveling along the pipe of finite length are reflected at the end and transverse waves are reflected at the fixed end of the string. तो ये वेव ऐसे जाएगा और फिर वापस ऐसे आएगा, समझा? तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बोलते हैं. तो ये बोला ना कि ट्रांसवर्स वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट द एंड. नेक्स्ट देखो, फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंड अपॉन वेदर द एंड ऑफ पाइप इज ओपन और क्लोज और वाइड और नैरो. तो किसके ऊपर डिपेंड करता है फेज ऑफ रिफ्लेक्शन? दो चीज के ऊपर, ये क्लोज है कि ओपन है और ब्रॉड है कि नैरो है. ठीक है, पाइप छोटा है या बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. चार चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ओपन है कि क्लोज है कि वाइड है कि नैरो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. द पाइप इज इन कंपनसेशन टू द वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव लाइक द साउंड वेव. तो साउंड वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है. ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इधर, ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये यूज करता हूँ. एट द क्लोज एंड देयर इज लीस्ट फ्रीडम फॉर मोशन ऑफ एयर पार्टिकल. ठीक है, तो देखो जब क्लोज एंड होगा तो यहाँ पे मूव नहीं करेगा, ये आपका क्लोज एंड है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा, पार्टिकल होगा, वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा. दस देयर मस्ट बी नोट एट द क्लोज एंड. तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोज एंड होगा. जब पार्टिकल्स मूव नहीं करता उसको क्लोज एंड बोलते हैं. पार्टिकल लिटिल्स बियॉन्ड द ओपन एंड आर फ्री टू वाइब्रेट. ठीक है, अगर ओपन रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन होता है. कहाँ पे? जब ओपन एंड होता है तब. ओपन एंड पे क्या होता है? पार्टिकल वाइब्रेट करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलता है? यहीं पे बताता हूँ. तो देखो नेक्स्ट में क्या है? एज अ रिजल्ट एंटी नोड मस्ट बी फॉर्म लिटिल बियॉन्ड द ओपन एंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एंटी नोड. कहाँ पे? जहाँ पे ओपन है, यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होता है. ठीक है, द लेंथ एल ऑफ पाइप एंड लेंथ कैपिटल एल आर शोन सेपरेटली इन द फिगर. तो टोटल लेंथ और स्मॉल लेंथ में डिफरेंस होगा. ठीक है ना, ये टोटल लेंथ आपका मान लो यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, और ये स्मॉल लेंथ है. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फर्स्ट नोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड इज शोन इन द डायग्राम. तो ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में इसका डायग्राम बनाया है, ये वाला, इसके बारे में बोल रहा है. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और डायग्राम के थ्रू. देखो ये आपका क्लोज एंड है, ये क्या है आपका? क्लोज एंड है. ये क्या है? ओपन एंड है. ये क्या है? स्ट्रिंग है. तो यहाँ से इसको वाइब्रेट करूंगा तो फर्स्ट फंडामेंटल नोड. तो देखो यहाँ पे ये नोड बना है ना, इन ए मतलब क्या है? एंटी नोड है. ओपन एंड में बनता है, ओपन में. ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत. ये क्लोज है तो यहाँ पे देखो टच हो गया पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं? नोड बना रहे हैं. यहाँ तो क्लियर है? तो देखो ये आपका फंडामेंटल है फर्स्ट, तो इसका लेंथ जो है λ/4 के बराबर है. ये कैसे है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो ऐसे वन कंप्लीट साइकिल, इतने को क्या बोलते हैं हम लोग? लैम्डा बोलते हैं ना, वेवलेंथ. तो छोटे वाले पार्ट को, इसका हाफ वाले को क्या बोलेंगे? λ/2. और उससे छोटा कर दूंगा तो इसको क्या बोलूंगा? λ/4. तो इतना ही है ना इसके अंदर, देखो, समझा? तो इसलिए λ/4. तो ये लेंथ जो है λ/4 के बराबर है. तो ये डायग्राम देख सकते हो. सेटअप फॉर द generating vibration of air column in a pipe closed at one end. The distance between the antinode from the open end of the pipe has exchanged. ठीक है ना? This is the simple mode of vibration of air column closed at one end, known as the fundamental mode. समझा? तो ऐसे वाले को जिसका डिस्टेंस λ/4 होगा लेंथ का, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड बोलेंगे. तो उसका वैल्यू हो गया L इक्वल टू λ/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर मल्टीप्लाई होगा L से, तो ये 4L इक्वल टू लैम्डा होगा. समझा ना? तो लैम्डा क्या है जी? वेवलेंथ है. वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम.
एन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा बोले तो वेवलेंथ होता है, यहाँ तक क्लियर ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, एन तुम्हारा क्या है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से एन इक्वल टू लैम्डा बाई वी लिख लिया, समझा। तो देखो एन इक्वल टू क्या लिख दिया जी, वी बाई एन लैम्डा ना, देखो एन क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, समझा। v मतलब क्या है, वेलोसिटी है, लैम्डा मींस क्या है, वेवलेंथ, यहाँ क्लियर है। तो देखो लैम्डा की जगह पे क्या डाल दिया 4l, और l की जगह पे बताया था ना l प्लस e डालना है, तो ये आ गया, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज एट 1 इंच, ठीक है। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। चलो पॉज करो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम क्लोज एट 1 इंच shown in the diagram. Here the air column is vibrate in such a way that it contains a node at close in and antinode as open in with one more node and one more antinode, ठीक है। तो पहले वाला में क्या था जी, फंडामेंटल में एक ही नोड और एक ही एंटी नोड था ना, समझा कि नहीं समझा, ऐसे फॉर्म हुआ था, ये आपका एंटी नोड था, ये नोड था, बराबर है। तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा आपका क्या, नोड और एंटी नोड, बराबर है। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे तो नोड फॉर्म होगा ऐसे, समझ गया ना यहाँ तक में। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा है ना, ये आपका एंटी नोड फॉर्म हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, नोड हो गया, बराबर है, ये नोड हो गया, बराबर है। तो इसमें एक्स्ट्रा ही एक ही बनाना है, तो बना दिया। तो देखो इफ n1 को फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा 1 को वेवलेंथ ऑफ द वेव ले लिया है, तो इसमें लैम्डा इक्वल टू l इक्वल टू क्या आएगा, 3 लैम्डा अपॉन 4 आएगा, ठीक है ना। इसमें ऐड कर देंगे जी। तो देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये पूरा कितना है, पूरा लैम्डा है ना, लैम्डा बाई 1 ले लो, तो ये कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लैम्डा बाई 2 है, और ये कितना है, लैम्डा बाई 4 है, बराबर ना। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझा कि नहीं, 1 पार्ट 2 पार्ट, और ये 3 और 4। तो 2 पार्ट को लैम्डा बाई 2 बोलते हैं, 1 पार्ट को लैम्डा बाई 4, समझा ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो इसमें क्या है, एक नोड और एंटी नोड एक्स्ट्रा बना है ना इसमें इतना, तो इसको ऐड करेंगे, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, कितना आता है एलसीएम 4 ना। तो यहाँ पे आएगा लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा, तो ऐड करोगे तो 3 लैम्डा बाई 4 आएगा, ये समझा। मतलब यहाँ से यहाँ तक को लेना है अपने को, समझा। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 ऐड करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 4, तो ये टोटल लेंथ के बराबर देगा, ये समझा। अभी लैम्डा 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l अपॉन 3 आएगा ये। अभी l की जगह पे l प्लस e डाल दिया, बराबर है। तो वेलोसिटी क्या होता है, n1 लैम्डा 1, सेकेंड मोड इज गिवन बाय n1 लैम्डा 1। तो यहाँ से n1 कैलकुलेट करो, तो n1 इधर रखो, लैम्डा 1 नीचे आएगा, लैम्डा 1 का वैल्यू यहाँ से इसमें डाल दो, आंसर आ गया, बराबर है। तो तुम ऑब्जर्व करोगी तो पहले वाला n इक्वल टू के वैल्यू क्या आया था, 4 अपॉन n इक्वल टू v अपॉन 4 इंटू l प्लस e था, बराबर था ना। तो इसमें देखो ये वाला जगह के जगह पे n डाल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो देखो डाल दिया, तो n1 इक्वल टू 3l आएगा, समझा। तो ये आपका थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट इज गिवन बाय फर्स्ट ओवरटोन, इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं,
ठीक है, रिमेंबर दैट ओवरटोन इज ऑलवेज नंबर्ड सिग्निफिकेंटली। तो इसका अगर तुम्हें डायग्राम देखना है तो देखो ये नीचे बना दिया हूं ना, देखो यही तो है, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, यहाँ पे एक एंटी नोड और यहाँ पे नोड फॉर्म हुआ। तो ऐड करने के बाद देखो 3 λ/4 आया ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका λ/2 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, λ/4 है। तो ऐड करोगे, अभी बताया था λ/2 प्लस λ/4 को ऐड करेंगे तो 3 λ/4 आएगा ना टोटल, समझा? ये आपका टोटल लेंथ देगा ये के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ये लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ।